हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और ये आपका कॉमर्स का सबसे अच्छा चैनल जो आपके लिए यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए एमसीक्यू बेस्ड बहुत बहुत अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए लेकर के आया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगर इन सबको आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा। आपको यह भी पता लग जाएगा कि हायर परचेज सिस्टम में आपके लिए पहले से कितना आता है और कौन कौन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हायर परचेज सिस्टम से एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। और ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारे सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसको देखने से आपका पूरा जो चैप्टर है उसकी पूरी की पूरी जो समरी है वो थोड़ी थोड़ी तैयार हो जाएगी, यानी बेस तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहां पे लिया है कि किराया क्रय पद्धति का नियमन होता है। भैया किसके अनुसार होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो कोई किसी ना किसी एक्ट के थ्रू आता है। तो आप वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत आता है, किराया क्रय अधिनियम के अंतर्गत 1972 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से दो दो क्वेश्चन है इसमें। किराया क्रय अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, यानी 1972। किराया क्रय पद्धति का नियमन होता है, वो भी किराया क्रय अधिनियम के तहत ही होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये दोनों विकल्प नहीं है और ये भी विकल्प नहीं है। तो इसका सही जो विकल्प है वो विकल्प आप देख चुके हो, यही है बी वाला पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी वाला होगा। और बी वाले में किराया क्रय अधिनियम 1972। आप देखते जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए मिलेंगे। और इसमें कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं पूरे चैप्टर का जो आपके एग्जाम में आए और आपको ना आता हो। बस इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ओके। और अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है बी नंबर पे, सॉरी सेकंड नंबर पे। किराया क्रय पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। फिर से ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किराया क्रय पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक। अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान का मतलब समझ रहे हो? किस्तों में अगर पेमेंट किया जाता है और लास्ट पेमेंट तक की बात कर रहा है, भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। भाई किराया क्रय पद्धति में जब तक आपकी किस्तें जो चुकाई जा रही हैं और लास्ट तक पेमेंट ना आ जाए तो उसको क्या माना जाता है? भाई किराया माना जाता है। तो क्या लिखा है इसमें? पहले में मूलधन की वापसी, जी नहीं। दूसरा किराया, बिल्कुल सही है। मूलधन ब्याज सहित वापसी, नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं। सही आंसर इसका कौन सा होगा? सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है किराया क्रय पद्धति में माल की सुपुर्दगी पर हस्तांतरण होता है। माल का होता है, ऋण का होता है, स्वामित्व का होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो भैया इसका जो सही आंसर है वो अधिकार का होता है। और इसमें कहीं पर दिया हुआ नहीं है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। यानी 3 का आंसर लगाओगे कौन सा? डी। अगला चौथे नंबर पे क्या है? किराया क्रय पद्धति में विक्रय में क्या हस्तांतरित होता है? स्वामित्व, माल के उपयोग करने का अधिकार, स्वामित्व एवं अधिकार। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 का जो आंसर है आप समझ गए होंगे। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो नहीं लगवाया था, क्यों नहीं लगवाया था? क्योंकि इसमें कहीं पर भी अधिकार लिखा हुआ नहीं था और अधिकार यहाँ पर बी वाले पॉइंट में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला होगा। ओके। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 5वें नंबर पे कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया क्रेता माल का स्वामी बन जाता है जबकि वह अनुबंध करता है, वह तुरंत भुगतान कर देता है, वह पूर्ण भुगतान कर देता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5वें का जो करेक्ट आंसर है वो तब बनता है स्वामी जब वह पूरा भुगतान कर दे। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सी वाला है। छठे नंबर पे कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपको है ढूंढना है, निम्नलिखित में से किराया क्रय पद्धति में ह्रास किस पर लगाया जाता है? भैया सॉरी, रोकड़ मूल्य पर लगाया जाता है, ब्याज पर, किराया क्रय मूल्य पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जितना भी ह्रास लगता है वो सब रोकड़ मूल्य पे लगता है। यानी छठे का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ए वाला है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और 7 में हम कह रहा है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता पूर्ण भुगतान नहीं
कर पाता है तो किराया विक्रेता क्या कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है ये। ओके, माल को जब्त कर सकता है, अतिरिक्त ब्याज व दंड लगा सकता है, भुगतान हेतु किराया क्रेता पर बाध्य कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। तो सातवें का जो सही आंसर है वो भाई माल को जब्त कर सकता है, ये कानून में दिया गया है। ओके, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो क्या, माल को जब्त करने का अधिकार उसके पास में होता है। ठीक है, अगला है आठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया क्रेता को स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है। भाई प्रथम किस्त का भुगतान करने पर, आधी किस्तों का भुगतान करने पर, माल की सुपुर्दगी पर, अंतिम किस्त का भुगतान करने पर वो स्वामित्व का हस्तांतरण पूछ रहा है। भाई स्वामित्व का हस्तांतरण कौन सी परिस्थिति में होता है? अंतिम किस्त का भुगतान करने पर ही होता है। ओके, तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि आठवें का जो आंसर है वो डी वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और 9 में कह रहा है माल की अंतिम किस्त का भुगतान करने से पूर्व यदि किराया क्रेता चाहे तो किराया विक्रेता को माल वापस कर सकता है। भाई 18 दिन का लिखित नोटिस देकर, 30 दिन का लिखित नोटिस देकर, 20 दिन का लिखित नोटिस देकर, 14 दिन का लिखित नोटिस देकर, ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इसके लिए मात्र 14 दिन का नोटिस दे सकता है। ठीक है, 14 दिन का नोटिस के आधार पे वापसी कर सकता है। तो नवे का जो सही आंसर है वो कौन सा है? डी वाला होगा कि डी में है 14 दिन का लिखित नोटिस। अगला है वस्तु को सावधानी पूर्वक रखने पर टूट फूट होने की दशा में उसकी मरम्मत का दायित्व तो भाई किसका होता है? तो 10वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार आया है। तो अगर सावधानी पूर्वक आप रख रहे हो और फिर भी अगर कोई चीज़ उसमें टूट फूट होती है तो भैया किराया विक्रेता है वो ही सही करके देगा। अगर हमने सावधानी नहीं रखी है और हमने किसी की वस्तु को परचेज किया है तो जिम्मेदारी हमारी होती है और हमने पूरी सावधानी रखी है, उसमें कोई खराबी आती है तो सही करके कौन देगा? विक्रेता ही तो देगा ना। अगला क्वेश्चन है हमारा और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत माल के किस मूल्य पर ब्याज की गणना की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जब हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे तो हमने आपको कैश प्राइस पे जो बैलेंस रह जाता है उसी पे तो हमने कराया था। तो रोकड़ मूल्य पे होगी 100% है, किराया क्रय मूल्य पे नहीं होती, क्रय मूल्य पर नहीं होती है, रोकड़ मूल्य पर होती है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सी आंसर कैसा है? करेक्ट है। ओके, 12वें में कह रहा है किराया क्रय पद्धति अनुबंध के अंतर्गत किराया क्रेता किराया विक्रेता को भुगतान करता है। भाई किस्तों में ब्याज रहित, किस्तों में ब्याज सहित, किराया क्रय मूल्य और इनमें से कोई नहीं। तो किराया क्रय जो अनुबंध होता है, समझौता होता है, उसके अंतर्गत किराया क्रेता किराया विक्रेता को जो भुगतान करता है तो उसमें जो किस्तें होती हैं उनमें ब्याज शामिल होता है, तो ब्याज सहित करता है। तो 20 का आंसर कैसा है? सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सॉल्व कराते हैं और 13 में लिखा हुआ है किराया विक्रेता एक निश्चित समय अवधि तक मरम्मत की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है जिसके लिए किराया विक्रेता अपनी पुस्तकों में मरम्मत की अनुमानित लागत से एक खाता खोलता है। कौन सा भाई खाता खोलता है? 13 नंबर पे आप अनुमान लगाइएगा। एक तो मरम्मत संदेह खाता होता है, रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, दूसरा रिपेयर अकाउंट है, तीसरा लागत खाता और डी कौन सा होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके लिए मैं बताऊं कि ज़रूरी नहीं होती कि हर जो संपत्ति हमने सेल आउट की है उसकी मरम्मत हमें करनी ही पड़े। कुछ ऐसी संपत्तियां होती जिनको कुछ नहीं करना होता है। ओके, वो पूरे वर्ष भर या जब तक वारंटी पीरियड होता है तब तक सही चलती रहती हैं। तो मरम्मत खाता सभी में खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दूसरा बचता है मरम्मत संदेह खाता, तो इसका यही आंसर है। मैं इतना इसलिए रिपीट कर देता हूं जिससे लंबे समय तक ये क्वेश्चन आपके लिए याद भी रहे। 14वें में कह रहा है कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किस्त में सम्मिलित ब्याज को माना जाता है। भैया क्या माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप अंदाज लगाइए। पूंजीगत व्यय माना जाता है, अस्थगित आयगत व्यय माना जाता है, आयगत व्यय माना जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका 14वें का करेक्ट आंसर? भैया आयगत ब्याज हमेशा आयगत से संबंधित होता है। ओके, तो ब्याज को क्या माना जाता है? आयगत व्यय माना जाता है। ठीक है, ब्याज आयगत व्यय माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है, भाई किसके द्वारा बनाया जाता है? किराया क्रेता के द्वारा, माल के निर्माता द्वारा, किराया विक्रेता द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बनाया तो जाता है मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट, किसके द्वारा बनाया जाता है? जो माल बेच रहा है उसके द्वारा। ओके, तो यहाँ पर किराया विक्रेता के द्वारा। 15वें का जो सी आंसर है वो कैसा है? करेक्ट है। 16वें आंसर में आपको छांटना है, किराया क्रय मूल्य के संदर्भ में कौन सी बात सही है या सत्य है? रोकड़ मूल्य माइनस ब्याज। भाई किराया क्रय मूल्य में आपको ढूंढना है कि कौन सा है, और ये तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्याज घटाया नहीं जाता है, रोकड़ मूल्य में ब्याज को जोड़ा जाता है। तो इसके लिए किराया क्रय मूल्य, किराया माइनस क्रय मूल्य माइनस ब्याज, ऐसा कुछ नहीं होता है। किराया क्रय मूल्य प्लस ब्याज ये भी नहीं होता, रोकड़ मूल्य प्लस ब्याज ये है। डी आंसर इसका करेक्ट है, डी डी। इसको 16वें का जो सही आंसर है वो कौन सा है? डी वाला है। अब आपको बता दें बच्चों, और ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। और इनमें क्या होता है, संख्या भले ही बदल जाए, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही रखे हुए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कितना मज़ेदार, कह रहा है एक ट्रक का रोकड़ मूल्य 40,000 और ब्याज अगर उधार खरीदोगे तो 5,000 आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो कह रहा है किराया क्रय मूल्य क्या बनेगा? यार 40 का हमारा नगद था, 5 हमें ब्याज देना पड़ेगा, 45 का हो जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह का जो क्वेश्चन में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनमें खूब रख दिए जाते हैं। ओके, अगला कह रहा है एक कार का किराया क्रय मूल्य 50,000 रुपये है और देय ब्याज कितना है? 4,000 है। किराया क्रय मूल्य कह रहा है कि 50,000 है और उसमें 4,000 ब्याज शामिल है, तो रोकड़ मूल्य क्या होगा? अरे 18वें का आपको रोकड़ मूल्य याद करना है, तो रोकड़ मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें ब्याज शामिल नहीं है। तो 18वें का आप डी लगाइएगा, क्योंकि 50,000 में से 4,000 जब घटाएंगे तो 46,000 बचेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी को आप लगा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक मशीन का किराया क्रय मूल्य 80,000 है, अगर हम नगद खरीदते हैं तो 72,000 में मिल जाता है, तो किराया क्रय पत्ती के अंतर्गत देय ब्याज क्या होगा? अरे 80,000 में खरीद रहे हो, 72,000 में नगद मिल जाता, तो आप समझ गए होंगे कि 19 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 8,000 तो डिफरेंस आ रहा है। 80 का हम उधार खरीद रहे हैं, नगद खरीदते तो 72 मिल जाता, तो 72 और 80 के बीच में 8,000 का डिफरेंस है। ओके, ये सब बकवास है। 72,000 80,000 इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं, ए वाला लगाओ और बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर के लिए, 20 नंबर में कह रहा है कि एक मशीन का किराया क्रय मूल्य 1,20,000 है, रोकड़ मूल्य 1,08,000 है। भाई 1,20 और 1,08 में अंतर हो गया कितने का? 12,000 का। तो किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत देय ब्याज होगा। अरे बिल्कुल 20वें नंबर का ए करेक्ट आंसर यही। ये तो देखते ही उड़ा दोगे कतई, 100% आप लगा के और इसको उड़ा दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस्त भुगतान अधिनियम जो होता है वो कौन सा होता है? किराया क्रय अधिनियम 1972 है, कंपनी अधिनियम 1956 है, वस्तु विक्रय अधिनियम है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो 21 वाले का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद रखना होगा यार। ये वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत बेचा जाता है इसमें किस्त भुगतान पद्धति में। ओके, ये कहीं और मत लगा देना किराया क्रय अधिनियम के अंतर्गत। वो किराया क्रय पद्धति होती है जो किराया क्रय अधिनियम के अंतर्गत आती है, और किस्त भुगतान जो पद्धति है वो वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत आती है। ओके, ये देख लीजिएगा, निशान यार बहुत मार दिए हैं, आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो इसका जो सही आंसर है वो किस में आएगा? 21 का आप सी वाला लगाइए, वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत आता है। ओके, अगला कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा 22 में कह रहा है कि किस्तों में, सॉरी, किस्त भुगतान पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक वस्तु की गई किस्तों को माना जाता है। भाई किस्त भुगतान में हम क्या किराया तो मान नहीं सकते हैं। ओके, तो इसका जो सही है, मूलधन में ब्याज सहित वापसी मान लें, बिल्कुल मान लें। यानी मूलधन जो होता है 22 का जो आंसर है वो सी ही आएगा, क्योंकि मूलधन की वापसी होती नहीं है, ना किराया होता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं भी होगा। इसका सही आंसर यही होगा, मूलधन की ब्याज सहित वापसी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 में कह रहा है कि किस्त भुगतान पद्धति में अनुबंध होते हैं। भाई हाँ, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 23 वाला कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक, देखो
किस्त भुगतान पद्धति में अनुबंध होते हैं। किराया क्रय अनुबंध होता है? जी नहीं होता है। गिरवी का अनुबंध? नहीं, गिरवी नहीं होता। बिक्री का अनुबंध होता है। ये सी वाला करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि किस्त भुगतान पद्धति का मतलब समझ रहे हो, इसमें वस्तु वापस नहीं होगी, जिसको दी जा रही है बस वो मालिक वही बना दिया जाएगा तुरंत। पहला भुगतान होना डाउन पेमेंट पे ही उसको मालिक बना दिया जाएगा। 24वें में कह रहा है कि किस्त भुगतान पद्धति में माल की सुपुर्दगी पर हस्तांतरण होता है। भाई किस्त भुगतान पद्धति में माल की सुपुर्दगी पर हस्तांतरण होता है। किसका होता है? माल का होता है, ऋण का होता है, स्वामित्व का होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई 24 का इंपॉर्टेंट है, सोचने वाला है। तो किस्त भुगतान पद्धति में माल की सुपुर्दगी पर हस्तांतरण स्वामित्व का हो जाता है। तो ये जो सी है वही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस वाली पद्धति में स्वामित्व का हस्तांतरण माल की सुपुर्दगी पर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बाद की जो पेमेंट्स हैं वो करने ही होते हैं। अगला है 25वां, किस्त भुगतान पद्धति में विक्रय में हस्तांतरित होता है। भाई क्या होता है 25 वाले में क्वेश्चन में? देखो, किस्त भुगतान पद्धति में विक्रय में हस्तांतरित दो चीजें होती हैं। क्या क्या? स्वामित्व का माल और उसको उपयोग करने का अधिकार, ये दोनों होती है। तो ना तो स्वामित्व वाला होगा माल का उपयोग करने का अधिकार, और ये किराया क्रय पद्धति में होता है, ये नहीं होता है। ये स्वामित्व का हस्तांतरण जो होता है किस्त भुगतान में हो जाता है, साथ में अधिकार भी हो जाता है, दोनों चीजें हो जाती है। तो ये 25वां जो क्वेश्चन है वो कैसा है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 में कह रहा है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत अंतर्गत क्रेता माल का स्वामी बन जाता है जब वह अनुबंध करता है, वह तुरंत भुगतान कर देता है, वह पूर्ण भुगतान कर देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस्त भुगतान जो पद्धति होती है उसमें माल का जो स्वामित्व क्रेता जो होता है वो स्वामी जब बनता है तो वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ अनुबंध की ही होती है। जब अनुबंध हुआ तो वो माल का स्वामी बन गया। तो 26वें का जो आंसर है वो कौन सा है? ए वाला ही है। ठीक है, यानी वह अनुबंध करता है तो ही माल का बन जाता है। अच्छा, किराया क्रय पद्धति में क्या होता है? जब लास्ट पेमेंट हो जाए। ओके, लास्ट पेमेंट होने पे, जब तक लास्ट पे नहीं हो रहा है, सभी किस्तें भुगतान नहीं हो रही हैं, तब तक नहीं बन पाता है। ठीक, इनका दोनों का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को अब लेते हैं। कह रहा है 27 में कि निम्नलिखित में से किस्त भुगतान पद्धति में हिरास किस पर लगाया जाता है? अरे बहुत सरल है, ये कई बार आ चुका है 27 का। हमेशा हिरास को रोकड़ मूल्य पे ही लगाया जाता है, ना तो ब्याज पर, ना इस पर, ना किराया क्रय मूल्य पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रट लेना। ओके, 28 क्वेश्चन को लेते हैं। 28 क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता पूर्ण भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता क्या कर सकता है? अरे ये क्वेश्चन पहले भी अभी आया था। उस माल को अपना जब्त करने का अधिकार रखता है तो माल को जब्त कर सकता है। अतिरिक्त ब्याज व दंड भाई कोई नहीं देगा इसके लिए। अदत्त धनराशि पर बाद नहीं होगा, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। जी नहीं, माल को जब्त करने का अधिकार उसका बना हुआ होता है। 29 में कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता को स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है। भाई किस्त भुगतान पद्धति है और उसमें अभी हमने पढ़ा था ना, अनुबंध के आधार पे ही बिल्कुल हो जाता है, अनुबंध होते ही हो जाता है। तो भाई अनुबंध होगा तो माल की सुपुर्दगी भी तो होगी। ठीक है, तो भाई प्रथम किस्त का भुगतान से मतलब नहीं होता है, माल की सुपुर्दगी से होता है। ठीक है, जैसी माल की सुपुर्दगी होगी वो उसका स्वामी बन जाएगा। अगला है 30 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा यार मिस हो गया है इसमें। कह रहा है 30 नंबर के क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी मैं आपके लिए समझाता हूँ। कह रहा है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत समस्त जोखिम होता है। भाई किसका होता है? एक सेकेंड। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत समस्त जोखिम होता है। भाई किसका होता है किस्त भुगतान पद्धति में? नंबर ए पे लिखा हुआ है विक्रेता का। ठीक है, ए में विक्रेता का, बी में निर्माता का, सी में क्रेता का और डी में अंतिम किस्त भुगतान करने पर जो होता है वो जोखिम किसका बनता है जाकर के। तो जो 30वां क्वेश्चन है वो आप इसका समझ करके लगाएंगे कि इसका जो सही होगा आंसर वो होगा, इसमें आपको दिख नहीं रहा है, सी नंबर पे दिया हुआ है क्रेता का। ठीक है,
और वैसे भी याद रखना कि किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जो समस्त जोखिम होता है वो किसका बनता है, जाकर के क्रेता का बनता है जिसने माल को खरीदा है। अब आप सोचोगे क्यों ऐसा बनता है? भाई जोखिम इसलिए उसका बनता है कि वो उसको स्वामित्व ही दे दिया गया उसी दिन से। ओके, वो चाहे तो वस्तु को वापस नहीं कर सकता है, वो स्वामी है, उसका यूज करने का अधिकारी तो है ही है और साथ में स्वामित्व भी मिल जाता है। तो सबका सब किसका होता है? क्रेता। चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूरा दिखा दिया है कि किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत समस्त जोखिम किसका होता है? विक्रेता का, निर्माता का, क्रेता का। अंतिम किस्त भुगतान करने पर किसका? क्रेता का। तो यहाँ पर सीधे सी का लगाइएगा, क्रेता ही आएगा सीधे, ठीक है। और 31 नंबर पे कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक मशीन की किस्त मूल्य 1 लाख रुपए है, रोकड़ मूल्य 92,000 है, तो किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत देय ब्याज क्या होगा? भाई इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो भाई क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं, वो देखते ही इसको ऐसे क्वेश्चनों को क्लिक कर देते हैं। एक मशीन की किस्त मूल्य भाई कितना है? 1 लाख। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर किस्तों पे ले रहे हैं तो वो चीज़ हमारे लिए कितने की मिलेगी? 1 लाख रुपए की मिलेगी, ठीक है। और रोकड़ मूल्य उसका 92,000 है। तो किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत देय ब्याज कितना होगा? तो भैया ब्याज ब्याज आपके लिए ज्ञात करना है। तो मशीन की किस्त मूल्य 1 लाख रुपए है, रोकड़ मूल्य 92,000 है, तो किस्त में ब्याज कितना हो गया? बस 8 ही हजार हो गया। तुरंत निकाल लीजिएगा और लिख दीजिएगा। ब्याज की बात कर रहा है कि किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत देय ब्याज क्या होगा? तो 8 हजार होगा। और कितना होगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं हम लोग। और 32 के लिए कहते हैं क्या है 32 में कि किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत वस्तु का सावधानी पूर्वक रखने पर टूट फूट होने की दशा में उसकी मरम्मत का दायित्व तो किसका होता है? भाई किस्त भुगतान पद्धति में अगर हमने सब कुछ सही से रखा हुआ है तो अगर उसमें कोई टूट फूट होती है तो किराया क्रय पद्धति होती तो विक्रेता का हो जाता। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, क्रेता का ही पूरा बनता है जाकर के। ओके, अगला कह रहा है 33 नंबर पे क्या है? 33 नंबर पे कह रहा है कि 33 में किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल के किस मूल्य पर ब्याज की गणना की जाती है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो अब मैं आपको बताऊं किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल के, अब ये किस्त भुगतान चल रही है पद्धति, ठीक है, कहीं आप किराए क्रय पद्धति समझ जाओ। तो किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल के किस मूल्य पर ब्याज की गणना की जाती है? तो ब्याज की गणना हमेशा रोकड़ मूल्य पे की जाती है, ठीक है। यानी रोकड़ मूल्य यानी कैश प्राइस पे ही की जाती है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो 34 नंबर के दिया है। कह रहा किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है। भाई किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है। भाई किस किस तरह से करता है? 34 नंबर के लिए किराया किस्तों में ब्याज सहित और ब्याज रहित है, किस्तों में ब्याज सहित है, किराया क्रय मूल्य है और इनमें से कोई नहीं। तो किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जो क्रेता है वो विक्रेता को जितना भी भुगतान करता है वो किस्तों में ब्याज सहित भुगतान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत किस्त में सम्मिलित ब्याज को क्या माना जाता है? भाई अगर सम्मिलित ब्याज है, किस्त भुगतान पद्धति है, तो पूंजीगत व्यय माना जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी किस्त भुगतान पद्धति के द्वारा ही हम अपनी संपत्ति को प्राप्त करते हैं और संपत्ति को प्राप्त करने के संबंध में जितने भी व्यय किए जाते हैं वो सब व्यय कौन से होते हैं? पूंजीगत व्यय होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जो क्रेता की पुस्तकों में ब्याज संदेय खाता डेबिट किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? किस्त मूल्य एवं रोकड़ मूल्य के अंतर से, प्रत्येक किस्त में ब्याज की धनराशि से, किस्त की मूल धनराशि से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 36 नंबर पे जो इसका सही है वो क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ये डी वाला जो आंसर है वो सही है। ओके, और अगला है 37 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ट्रक का रोकड़ मूल्य यानी नगद खरीदते तो 50,000 में है और उस पर जो ब्याज है वो 5,000 है, ठीक है। तो
तो किस्त मूल्य कौन सा होगा? किस्त मूल्य का मतलब है किस्तों वाला मूल्य कौन सा होगा? अरे 50 नगद खरीदते तो देते और 5 दे रहे हैं ब्याज, तो 55,000 हो गया। इसका मतलब है 37 का जो सही आंसर है वो कौन सा है? 55,000 है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं और ये स्टूडेंट को समझ में भी खूब आसानी से आ जाते हैं। ओके, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार का किस्त मूल्य 60,000 रुपये है। देय ब्याज, ये देश ब्याज नहीं है यहाँ पर, देय ब्याज है 5,000 रुपये। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि एक कार का किस्त मूल्य है 60,000 तथा देय ब्याज है 5,000 रुपये। तो क्वेश्चन ही बहुत अजीब सा है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? वो ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना बनेगा जा करके। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य वही मूल्य तो होता है जितने में हम खरीद रहे हैं, तो भाई किस्त मूल्य ही हमारा क्रय मूल्य बनेगा। यानी इसका ए वाला आंसर है वो कैसा है? करेक्ट है। ठीक है, और क्रय मूल्य इसका 60,000 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम वस्तु की किस्त मूल्य की जो बात कर रहे हैं तो उसमें ब्याज तो ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, अगला है 39 नंबर। 39 नंबर में देखिए क्या है, एक मशीन का किस्त मूल्य 70,000 है। यानी मशीन को अगर हम किस्त पे खरीदते हैं तो 70,000 है। रोकड़ मूल्य 65,000 है। तो किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत देय ब्याज होगा। अब आप इसमें से बिल्कुल समझ गए होंगे। ओके, कि इसमें भी प्रिंट एक मिस है, एक ज़ीरो यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक मशीन की किस्त मूल्य, यानी हम अगर किस्तों पे खरीदते हैं तो 70,000 का है और रोकड़ मूल्य उसका कितना है? 65,000। नगद खरीदते तो 65,000 में, तो ब्याज कितना हुआ? 70,000 और 65,000 के बीच में 5,000 का डिफरेंस होगा। ओके, तो इस तरह से वही इसका क्या होगा? ब्याज का मूल्य निकल करके आ जाएगा। अगला कह रहा है कि एक मशीन की किस्त मूल्य 1,00,000 रुपए है। ठीक है, अगर हम किस्त पे खरीदते हैं तो 1,00,000 रुपए मिलता है। रोकड़ मूल्य 92,000 है। तो किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत देय ब्याज होगा। भैया कितना ब्याज देय होगा? अब यहाँ पर भी एक शून्य एक्स्ट्रा लग गया है। ये किसी टाइप करने वाले ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है। तो मैं बताऊँ, उसका 8,000 मात्र होगा, 80,000 नहीं हो सकता है, 8,000 होगा। क्योंकि किस्तों पे खरीद रहे हैं तो वो वस्तु मिल रही है हमारे लिए कितने में? 1,00,000 में। नगद खरीदते तो हमें मिल जाती कितने पे? 92,000 में। तो ब्याज कितना रहा? इनका डिफरेंस ही ब्याज रहता है, यानी 8,000। ओके, तो इस तरह से 8,000 रुपये होगा। कैसे लगे ये क्वेश्चन जरूर कमेंट में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।